हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 फाइनेंशियल मार्केट्स। तो जैसे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट्स होती है, ऐसे ही हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स भी होती हैं जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं मनी की। तो इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हम किस तरीके से इस मार्केट में इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। अगेन सेम वही रहेगा, जहाँ पे जैसे डिमांड एंड सप्लाई मेट करती है वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो ऐसे ही हमारी फाइनेंशियल मार्केट में जब हमारी डिमांड फॉर मनी एंड हमारी सप्लाई फॉर मनी एग्जैक्टली इक्वल होगी एक दूसरे से, तो वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। और हम किस तरीके से, जैसे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में हम मार्केट के प्राइस को डिटरमाइन करते थे, इसमें हम फाइनेंशियल मार्केट में अपने इक्विलिब्रियम पर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 1 4.1 द डिमांड फॉर मनी। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं मनी का मतलब क्या होता है। क्योंकि हम पूरे चैप्टर में मनी की बात करने वाले हैं तो हमें मनी क्लियर होना चाहिए कि मनी है क्या। तो मनी हमारा वो एसेट होता है जिसमें ये 3 बेसिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि मनी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली एक्सचेंज कर पाए। दूसरा क्या होता है? मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम स्टोर कर सके अपने पास, उसको हम मनी बोल देंगे। तीसरा क्या है कि एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको जब हम एक कॉमन यूनिट में मेजर कर पाएंगे तो उसको भी हम मनी बोल देंगे। जिस एसेट में ये 3 फंक्शन होते हैं उसको हम मनी बोल देते हैं। अब अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में हम मनी किसको बोल रहे हैं? तो पहला, हम करेंसी को मनी बोल रहे हैं। दूसरा, हम बोल रहे हैं चेकेबल डिपॉजिट्स को। अब अगर हम बात करें इन दोनों की कि इनका मतलब क्या है, तो यहाँ पे लेट सपोज मनी को हम बोल रहे हैं कैश। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी होता है कि जो भी लोग अपने पास होल्ड करके बैठे हैं कैश अपने घर में, तो उसको हम बोल रहे हैं करेंसी। और अगर हम बात करते हैं चेकेबल डिपॉजिट की, तो वो होता है कि जो भी लोग अपने पास होल्ड करके बैठे हैं कैश, घर में नहीं इस बार बट अपने बैंक अकाउंट में, तो उसको हम बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट। तो यहाँ पे करेंसी और चेकेबल डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है कि जो अपने घर में कैश उन्होंने होल्ड करके बैठे हैं, और हमारी चेकेबल डिपॉजिट क्या है कि जो बैंक में अपने बैंक अकाउंट में वो कैश होल्ड करके बैठे हैं, उसको बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट। और हम इन दोनों को मनी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ही हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर हम बात करें यहाँ पर करेंसी की, तो करेंसी क्या है? जो हम अपने घर में होल्ड करके बैठे हैं, ऑब्वियसली उस पैसे से हम इजीली जो है बाहर जाकर कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और चेकेबल डिपॉजिट जो हमने बैंक में किया हुआ है उससे भी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बाहर जाके, भाई हमने चेक साइन करा और हमने पेमेंट कर दी। तो चेकेबल डिपॉजिट और करेंसी हम दोनों ही यूज करते हैं एज मनी, और इन दोनों से ही हम अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। इसकी अभी हम आगे और भी बात करेंगे तो हमारी जो चीज़ें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। नाउ, अब अगर हम बात करें अपनी बुक की, तो उसमें हमें गिवन है एक टर्म वेल्थ। अब ये हमारा वेल्थ क्या है? तो वेल्थ हमारा सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं, जब हम उसका सम कर देते हैं तो उसको हम वेल्थ बोलते हैं। एक भी इंडिविजुअल की वेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास जितने भी एसेट्स होते हैं, जब हम उसका सम करते हैं तो उसकी जो है वेल्थ आ जाती है। मतलब कि उसकी नेट वर्थ भी बोल सकते हैं कि उसकी जो नेट वर्थ है वो हमें पता चल जाती है। सम ऑफ ऑल द एसेट्स का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर हमारे सारे ही एसेट्स जो हैं वो इंक्लूडेड है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ऊपर हमने मनी की बात करी, तो यहाँ पर जो मनी है वो भी एक एसेट है। कैसे? अगर हम बात करते हैं मनी की, मतलब मैं कुछ भी अर्न कर रही हूँ, मैं कुछ भी मनी रिसीव कर रही हूँ कहीं से भी, तो मैं अगर उसे सेव करती हूँ, अगर मैं उसे सेविंग्स करती हूँ, तो वो मेरे पास सेव होती जा रही है। जैसे मैं अपने घर में सेव करती जा रही हूँ करेंसी, तो अगेन वो हमारा एसेट है और वो हमारी वेल्थ में इंक्लूड होगा। दूसरा हम क्या ले सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर जो भी चीज़ हम ओन करते हैं, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें या फिर हम किसी भी कार की बात करें, या जो भी चीज़ें हमने ओन की हुई है, अगेन उस पर हमारा कंप्लीट हक है और वो हमारी वेल्थ में काउंट होगा क्योंकि वो हमारा एसेट है। तीसरा हम किसको बोल सकते हैं? जैसे कि हम बात कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की। अगर हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं अगेन, तो अगेन वो भी हमारा क्या है? एसेट है।
यहाँ पर जैसे अगर हम ले लेट सपोज कि हमने कोई शेयर्स परचेज करे हुए हैं या बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, तो अगेन वो हमारी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है और वो हमारी वेल्थ में जो है इंक्लूड होगी। तो हम कह सकते हैं सिंपली कि जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं जब हम उनका सम करते हैं तो हमारी जो वेल्थ है वो निकल कर आ जाती है। अब यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि लेट सपोज इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही एसेट्स हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो वी आर अज्यूमिंग कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही एसेट्स हैं। तो पहला हमने ले लिया कि वो एसेट मनी है, दूसरा हमने ले लिया कि वो एसेट है हमारे बॉन्ड्स। तो हमारे इकोनॉमी के अंदर 2 एसेट हैं, पहला है हमारा मनी, दूसरा है हमारे बॉन्ड्स। तो मनी हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया कि मनी होता क्या है बेसिकली, कि जो भी लोग होल्ड करके रखते हैं कैश, चाहे अपने घर के अंदर चाहे अपने बैंक अकाउंट में, किस पर्पस के लिए, जिससे वो ईजिली गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर पाए, स्टोर कर पाए और यूनिट ऑफ अकाउंट उसमें जो है फुलफिल होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, जो 2 एसेट हमने लिए हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इनके अंदर जो सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है वो क्या है कि मनी को हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, है ना, कि मनी से हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मनी को हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए और मनी के ऊपर हमें कोई भी इंटरेस्ट रेट जो है रिसीव नहीं होता। देन अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स को अगर हम परचेज करते हैं दैट मीन्स कि हम अब उस बॉन्ड से तो गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो बिग डिफरेंस है वो क्या है कि अगर हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम उसे ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, वो एक तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब बेशक अगर हम इससे ट्रांजैक्शन ना कर पाए, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज ना कर पाए, स्टिल तो बॉन्ड्स लोग खरीदते क्यों हैं? क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो बॉन्ड्स में हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो अगर हम बात करते हैं मनी की, तो मनी क्या है कि जो भी लोग पैसों को होल्ड करके रखें अपने पास, चाहे अपने घर में चाहे अपने बैंक अकाउंट में, किस चीज़ के लिए? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो मनी जो है, जो लोग अपने पास होल्ड करके बैठे हैं, सिंपल सी बात है, अगर वो अपने पास होल्ड करके बैठे हैं दैट मीन्स कि उस मनी पर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट जो है नहीं मिल रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स अगर लोग परचेज करते हैं तो उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट रिसीव होता है। लेकिन उसमें क्या ड्रॉबैक है कि अगर बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो तो उन बॉन्ड से तुम ट्रांजैक्शंस को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगेन दोनों में एक प्लस पॉइंट है और एक नेगेटिव पॉइंट है। मनी में हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बट इंटरेस्ट नहीं मिलता, बॉन्ड्स में हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते बट हमें इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी अगर हम बात करें बॉन्ड्स की एक और, तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड्स को परचेज करते हैं तो बॉन्ड्स को परचेज करने में हमें जो कुछ कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ती है। वो जो कुछ कॉस्ट है वो किस चीज़ की कॉस्ट होती है? पहली होती है हमारी ब्रोकर कॉस्ट। ब्रोकर कॉस्ट क्या होती है? तो ब्रोकर बेसिकली एज अ मिडिल मैन वर्क करता है। अगर हम बॉन्ड्स को परचेज करते हैं किसी से, तो यहाँ पर ब्रोकर के जितने भी खर्चे हैं वो हमें पे करने पड़ते हैं। ऑब्वियसली हम उसे कुछ ना कुछ तो पे करेंगे। दूसरा हमारी कॉस्ट आती है ट्रांजैक्शन फ़ी। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन फ़ी का क्या मतलब हुआ? ऑब्वियसली अगर हम बॉन्ड्स को भी खरीद रहे हैं मार्केट के अंदर से, तो ऑब्वियसली वो एक तरीके की ट्रांजैक्शन है और उसमें जितनी भी फीस इन्वॉल्व है वो अगेन हमारी एक तरीके से कॉस्ट है। तो यहाँ पर बॉन्ड्स को परचेज करने पर हमें इंटरेस्ट तो रिसीव होता है बट हमें इन कॉस्ट को भी बियर करना पड़ता है, प्लस हम उससे और कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते, मतलब उससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट के अंदर परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये दोनों है इसके डिफरेंस जो हम लेकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर 2 ही एसेट्स हैं, एक है हमारा मनी, एक है हमारे बॉन्ड्स। तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इकोनॉमी के अंदर हमारे 2 एसेट्स थे, मनी और एक था हमारा बॉन्ड। अब यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं कि लेट सपोज हमारी जो टोटल वेल्थ है वो सिर्फ सेविंग ही है और उसको हम लेकर चल रहे हैं कि लेट सपोज वो है 5 लाख मान लो। नाउ अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेविंग्स की, सेविंग्स का क्या मतलब होता है कि लोग जो अपने पास होल्ड करके बैठे हैं, अब जो होल्ड करके बैठे हैं वो हो सकता है कि ये जो सेविंग्स हो वो उनके घर में हो, अपने पास होल्ड करके बैठे हैं मतलब कि होम में है तो मतलब वो करेंसी है। अगर वो उनके बैंक अकाउंट में है
यहाँ पर उन्होंने अगर वो जो सेविंग है वो अपने बैंक में की हुई है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, तो वो हमारी चेकेबल डिपॉजिट का पार्ट है। तो हमने जैसे बात करी थी कि मनी हमारा क्या होता है, करेंसी प्लस हमारी चेकेबल डिपॉजिट, है ना। दो तरीके की हमने मनी की बात करी थी कि मनी हमारा कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है चेकेबल डिपॉजिट और करेंसी का, जो लोग होल्ड करके रहते हैं। अब यहाँ पर लोग जो है होल्ड करके रहते हैं या तो अपने घर में या बैंक अकाउंट में, तो हम बोलते हैं करेंसी या फिर चेकेबल डिपॉजिट। अब यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं चीज़ों को सिंपल समझने के लिए कि लोग सिर्फ क्या है अपने घर में पैसों को रखते हैं, कोई जो है बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसलिए कोई चेकेबल डिपॉजिट भी नहीं है, मतलब कि सिर्फ जो है करेंसी है इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर अगर हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं तो हम लेकर चल रहे हैं कि ये सारी सेविंग्स जो है घर में पड़ी हुई है, घर में पड़ी हुई है और कोई भी बैंक का रोल नहीं है यहाँ पर, कोई बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी इकोनॉमी के अंदर, ये हम लेकर चल रहे हैं। कोई भी बैंक एग्जिस्ट नहीं करता और सारी मनी घर में पड़ी है, तो हम सब मनी को बोल देंगे करेंसी। मतलब हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं कि मनी हमारी क्या है, करेंसी। जब हम आगे और बात करेंगे मनी की इस टॉपिक के बाद, जब ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो उसमें हम बैंक को भी लेंगे, बट अभी फॉर द टाइम बिंग हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम लेकर चल रहे हैं कि कोई बैंक नहीं है, तो बैंक नहीं है तो भाई कोई चेकेबल डिपॉजिट नहीं है, मतलब कि सारी जो मनी है जो लोगों ने होल्ड की हुई है वो घर में होल्ड की हुई है, होम में होल्ड की हुई है, जिसको हम बोलते हैं करेंसी। तो सारी जो मनी है वो क्या है, करेंसी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है कि लेट सपोज हमारे पास जो टोटल वेल्थ है वो 5 लाख है, 5 लाख हमने जो है सेव करके रखा है अपने घर पे। अब अगर हम उसे सारे को ही घर पर सेव करके रखेंगे तो सारे को हम यूज़ तो नहीं करेंगे। अब हम इन 5 लाख को ट्रांजैक्शन पर्पस में यूज़ तो कर सकते हैं, बट डे टू डे लाइफ में 2-3 महीने में तो नहीं खर्च हो जाएंगे ना इतने सारे पैसे, तो हम इतने सारे को सेव ही क्यों कर रहे हैं जब हमें इस पे कुछ मिल भी नहीं रहा। तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो सारे ही जो पैसे हैं अपने पास सेव करके नहीं रखते, अपने पास होल्ड करके नहीं रखते। वो क्या करते हैं, कुछ अपने पास होल्ड करके रखते हैं और कुछ अपने पास जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लोगों के पास जो है 2 तरीके की चॉइसेस होती है। यहाँ पर लोग जो है 2 चॉइस करते हैं। पहला करते हैं कि कितना होल्ड करेंगे, अपने पास कितना होल्ड करें, जितने भी उनके पास सेविंग है। दूसरा वो करते हैं कि उस होल्ड में जितना होल्ड कर लिया। दूसरा हम बाकी जो बचा है उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम पीछे लेकर भी चल रहे थे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही गुड्स है कि मनी और बॉन्ड। तो यहाँ पे जो हम होल्ड कर रहे हैं वो मनी है, और मनी को हमने ले रखा है कि घर पे हम सेव करके रख रहे हैं, अपने घर पे पैसे रख रहे हैं, क्योंकि बैंक कोई है नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन्वेस्ट की, तो इन्वेस्ट किस में करेंगे, जब 2 ही एसेट लिए थे तो इन्वेस्ट दूसरा किस में करेंगे, बॉन्ड्स में कर सकते हैं। या तो हम अपने घर पे पैसे रखेंगे या फिर हम बॉन्ड्स में उन्हें इन्वेस्ट कर देंगे। ये 2 तरीके की चॉइसेस जो है लोग मेड करते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 चॉइसेस हैं कि या तो तुम पैसे अपने पास रख लो घर में या फिर तुम इन्वेस्ट कर लो, तो इन दोनों में जो लाइक अगर हम कंप्लीटली घर पे रखते हैं तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सारी मनी को घर पे रखकर क्या करेंगे, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, चाहे 3-4 महीने के भी हम लेकर चलें, तो यहाँ पर सारे 5 लाख तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, है ना। अगर हम बेसिक खर्चों को लेकर चल रहे हैं तो 5 लाख तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। 5 लाख में तो हमारे काफ़ी ज़्यादा महीने चल जाएंगे। लाइक अगर हम 2 महीने की बात करें तो 2 महीने का खर्चा भी अगर हम लेकर चले तो बाकी सारी मनी को हम फालतू में क्यों होल्ड करके रख रहे हैं अपने पास, अगर हमें उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। तो सारी मनी को अपने पास होल्ड करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पड़े पड़े उसकी कोई वैल्यू जो है बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई तो बढ़ती है ना, तो उस पर हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम सारी ही मनी को अपने घर में रखें। दूसरा क्या होता है, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर हम सारी ही पैसे अपने इन्वेस्ट कर देंगे तो भाई हमारे पास घर पे कुछ होगा ही नहीं जिससे हम अपना खर्चा पानी चला सके। तो इन द एंड अगर हम बात क्या कर रहे हैं कि हम सारी मनी को ना तो अपने पास रख सकते और सारी मनी को हम ना तो इन्वेस्ट कर सकते, तो हमें कुछ प्रपोर्शन चूज करना पड़ता है कि कितना हम अपने पास होल्ड करके रखें और कितना हम इन्वेस्ट कर दें बॉन्ड्स पे, जिससे हमें इंटरेस्ट मिले। तो यहाँ पर ये जो प्रपोर्शन है ये किस पे डिपेंड करता है कि हम कितना होल्ड करेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी हम बात करते हैं। तो हमारा जो वो प्रपोर्शन है जिस पर डिपेंड करता है कि लोग अपने पास अपने घर में कितनी मनी रखेंगे और कितनी मनी इन्वेस्ट कर देंगे बॉन्ड्स में, वो पहला डिपेंड करता है हर इंसान के लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन पर।
तो हमारा लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इस पर कैसे डिपेंड करता है कि हम कितनी सेविंग को अपने पास होल्ड करके रखेंगे एज अ मनी और कितनी हमारी सेविंग को हम इन्वेस्ट कर देंगे बॉन्ड्स में। तो ये डिपेंड करता है हमारे लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन पे। कैसे कि लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन को हम सिंपली समझ लो कि हमारे जो डे टू डे लाइफ के खर्चे होते हैं, है ना, जितने भी हमें ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, जितने भी हमें एक्सचेंज करने पड़ते हैं, जितने भी हमें जो है पैसे देकर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना पड़ता है, ऐसे समझ लो, है ना। तो जितने ज़्यादा हमारा लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कि उतने ज़्यादा हमारे खर्चे होंगे, उतने ही ज़्यादा हमें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है, ट्रेड करना है डे टू डे लाइफ में। जितने ज़्यादा मैं खर्चे कर रही हूँ, मतलब कि उस खर्चों के लिए मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए, घर पे पैसे भी तो होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा हमारे खर्चे होंगे, जितने ज़्यादा मेरा लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा मुझे होल्ड करना पड़ेगा, है ना। और इसका उल्टा सेम कि अगर मेरे लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन कम होंगे तो उतना ही कम एक इंसान अपने घर में होल्ड करके रखेगा और बाकी इन्वेस्ट कर देगा। तो हमारे लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन पर भी डिपेंड करता है कि हम कितना प्रपोर्शन अपनी मनी का अपने पास रखेंगे और कितना इन्वेस्ट करेंगे। हर एक बंदे का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जो ज़्यादा खर्चे करता है वो अपने घर में ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, बाकी अपना इन्वेस्ट कर देगा। जो बंदा कम खर्चे करता है वो अपने घर में कम रखेगा और बाकी इन्वेस्ट कर देगा। तो हमारा जो लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी इस प्रपोर्शन में हेल्प करता है कि हमें कितना अपने पास रखना है और कितना इन्वेस्ट करना है बॉन्ड्स में। दूसरा हमारा कौन सा फैक्टर है जो हमारे इस प्रपोर्शन में हेल्प करता है, वो है हमारा इंटरेस्ट रेट। तो दूसरा हमारा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स ऑन बॉन्ड्स। तो जो भी बॉन्ड्स हम परचेज कर रहे हैं उस पर जो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो भी हमारी इस चॉइस पर मैटर करता है। ऑब्वियसली अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो मैं क्या करूँगी, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहूँगी और कम अपने पास होल्ड करना चाहूँगी। सिमिलरली अगर मुझे कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो मैं अपने पास ज़्यादा रखना चाहूँगी और इन्वेस्ट कम करना चाहूँगी। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली यहाँ पर अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो हम ज़्यादा तो इन्वेस्ट करते हैं और कम होल्ड करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे पहले कम इंटरेस्ट रेट था, ओके, यहाँ पे पहले मान लो कम इंटरेस्ट रेट था। अब इस कम इंटरेस्ट रेट पर मैं क्या कर रही थी कि मैंने थोड़ा 2 महीने का लेकर चला कि मैं 2 महीने के लिए जो है अपने पास 2 महीने का मैंने कैलकुलेट करा कि मेरे लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इस हिसाब से होते हैं, 2 महीने में इतने खर्चे हो जाएंगे, उस हिसाब से मैंने अपने पास जो है मनी होल्ड कर ली और बाकी इन्वेस्ट कर ली, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम था। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि भाई 2 महीने का सेव कर लेती हूँ, मैं सिर्फ सोचूंगी कि यार 1 महीने का सेव कर लेते हैं, बाकी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं देखूंगी अपने कि मेरा लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इतना है तो इतने इतने खर्चे होते हैं मेरे डेली डेली, और मैं 1 महीने में इतने खर्चे कर लूँगी तो मैं उतनी मनी अपने पास होल्ड कर लूँगी, बाकी इन्वेस्ट कर लूँगी। जैसे कि या फिर मैं 1 महीने ना करके लेट सपोज हो सकता है सिर्फ 2 वीक का कैलकुलेट करके अपने पास होल्ड करूँ और बाकी इन्वेस्ट कर दूँ। तो इस तरीके से जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं कि अपने पास हम होल्ड कम करते हैं और इन्वेस्ट जो है वो ज़्यादा करने लगते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों फैक्टर पर हमारा जो है प्रपोर्शन डिपेंड करता है कि हम कितना होल्ड करेंगे अपने पास एज अ मनी अपने घर में और कितना इन्वेस्ट करेंगे हमारे बॉन्ड्स में। अब यहाँ पे ये सारी तो बात हो गई जब हम खुद बॉन्ड्स को जो है परचेज करते हैं, या तो अपने घर में पैसे रख लेते हैं या फिर हम खुद अपना बॉन्ड्स में पैसे लगाते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन बॉन्ड्स को डायरेक्टली परचेज करने के अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि हम उन्हें इनडायरेक्टली होल्ड कर ले, इनडायरेक्टली परचेज कर ले। ओके, तो अभी तक हम बेसिकली क्या कर रहे थे, हम डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे थे खुद से और बॉन्ड्स को होल्ड कर रहे थे और उसको परचेज कर रहे थे। लेकिन एक अदर वे भी होती है जो इससे इजी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि हम इनडायरेक्टली बॉन्ड्स को होल्ड करके बैठे हैं। मतलब क्या है इसका, कि अब हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे बॉन्ड्स में, बट हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट। तो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से वर्क करते हैं, वो बेसिकली हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो लोगों से पैसे लेते हैं, लोग उनमें पैसे लगाते हैं, वो लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं और उसको आगे इन्वेस्ट करते हैं। उससे जो उन्हें रिटर्न मिलता है वो खुद भी अपने पास रखते हैं और कुछ जो रिटर्न है वो लोगों को भी देते हैं जिन्होंने उन पर पैसे लगाए हैं। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हम अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी हमें रिटर्न मिलता है, मतलब कि इसमें भी हमें हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो ये इंटरेस्ट होता है वो एज कम्पेयर टू जब हम डायरेक्टली परचेज करते हैं बॉन्ड्स को, उससे थोड़ा
कम होता है। थोड़ा कम क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली अब ये हमारे पैसों को आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको जो है डायरेक्टली जो है रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इसका कुछ प्रपोर्शन ये अपने पास रखता है और कुछ प्रपोर्शन फिर हमें देता है। तो जो कुछ प्रपोर्शन अपने पास रख रहा है वो कम हो गया ना, तो यहाँ पर जो हम यहाँ से इंटरेस्ट रेट रिसीव करते हैं वो ऑब्वियसली स्लाइटली कम होता है एज कम्पेयर टू कि हम डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट करें। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, तो ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी मनी को, बदले में ये क्या दे सकता है? हमें इंटरेस्ट दे सकता है। तो जो हम जितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इनको पैसे देते हैं, तो ये हमारे पैसे को क्या करते हैं? आगे इन्वेस्ट करते हैं, उससे फिर ये रिटर्न रिसीव करते हैं या फिर हम बोल दो इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, और उसमें से कुछ स्लाइड पोर्शन अपने पास रखते हैं, बाकी हमें बांट देते हैं। तो जो ये अपने पास रखते हैं ऑब्वियसली उसमें से हमारा थोड़ा कम हो गया। अगर हम डायरेक्टली परचेज करते तो हमें तो पूरा हिस्सा मिलता, लेकिन अब ये कुछ प्रपोर्शन अपने पास भी तो रखेंगे, क्योंकि ये हमारे बिहाफ पर कर रहे हैं ना एक तरीके से। जब हमारे बिहाफ पर ये कर रहे हैं तो कुछ प्रपोर्शन ये भी रखते हैं, बाकी हमें दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो स्लाइटली कम होता है एज कम्पेयर टू कि हम डायरेक्टली खुद से परचेज करें, डायरेक्टली खुद से इन्वेस्ट करें। ओके, तो ये थी हमारी कंप्लीट बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं हमारी डिमांड फॉर मनी को, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं कि डिमांड फॉर मनी क्या होता है। तो सिंपली जो लोग हैं जो अपने घर में पैसों को होल्ड करना चाहते हैं, तो जितना पैसा वो होल्ड करना चाहते हैं अपने घर में, उसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं मनी पीपल वांट टू होल्ड। जितना भी लोग मनी को होल्ड करना चाहते हैं अपने पास, उसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर मनी। और ये किस तरीके से मेजर होती है? सिंपली कि जितने भी इंडिविजुअल अपना अपना कुछ ना कुछ प्रपोर्शन होल्ड करना चाहते होंगे, जो भी उसका सम होगा वो होगा हमारा डिमांड फॉर मनी। तो अगर हम सम कर देते हैं सारे ही इंडिविजुअल्स की डिमांड फॉर मनी को कि वो कितनी मनी अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड फॉर मनी आ जाती है कि ओवरऑल जितने भी लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, वो कितनी मनी को अपने पास होल्ड करना चाहते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन की, तो डिमांड फॉर मनी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एमडी से, और इसकी इक्वेशन होती है हमारी नॉमिनल इनकम, जिसको हम $Y बोल रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जिसको हम बोल रहे हैं LI, और इसके नीचे यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को शो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस पूरी इक्वेशन की कि ये इस तरीके से क्यों शो की गई है और इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी कि हमारा जो डिमांड फॉर मनी है उसका क्या मतलब होता है कि जो लोग होल्ड करना चाहते हैं मनी को, इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं वो कितनी मनी को होल्ड करना चाहते हैं अपने पास अपने घर में, क्योंकि हम सिर्फ करेंसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना वो होल्ड करना चाहते हैं ये डिपेंड किस चीज़ पर करता है। जैसे हमने पीछे बात करी कि हमारा लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, दूसरा हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है बॉन्ड्स के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन की, लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कि हम डे टू डे लाइफ में कितने जो है खर्चे कर रहे हैं। अब जितने खर्चे कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम होल्ड करके रखेंगे, जितना जो बंदा कम खर्चा करेगा वो उतना कम होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर, तो हम किसका सम कर रहे हैं? सारे इंडिविजुअल की डिमांड फॉर मनी का। अब सारे इंडिविजुअल की डिमांड फॉर मनी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हर इंडिविजुअल कितना होल्ड कर रहा है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हर इंडिविजुअल का लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, जो कि अगेन कितना डिफिकल्ट पार्ट है। कितना डिफिकल्ट है इसको मेजर करना कि हर इंडिविजुअल का लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है। तो यहाँ पर हम इसको लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन को एक तरीके से रिप्लेस कर देते हैं नॉमिनल इनकम के साथ। तो यहाँ पर हमने लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन को रिप्लेस कर दिया हमारी नॉमिनल इनकम के साथ, और हमने इक्वेशन में भी शो करी है अपनी नॉमिनल इनकम $Y से। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस रीज़न की कि हमने ऐसा किया क्यों है। तो हमने देखा कि देखो हमें लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन जो है जानने इंपॉर्टेंट है, उससे हम जो है पता लगा सकते हैं कि हर इंडिविजुअल कितना होल्ड करना चाहता है अपने पास, और उसका सम ही हम पढ़ रहे हैं कि हर इंडिविजुअल जितना होल्ड कर रहा है उसका सम हम डिमांड फॉर मनी में पढ़ रहे हैं। तो जितना होल्ड करना चाहता है वो उसके लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है, और जो कि मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि हर बंदे का लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। तो हम इससे अच्छा क्या करें कि हम हर बंदे की नॉमिनल इनकम को मेजर कर ले, और हम बोलकर चल रहे हैं कि हमारी जो नॉमिनल इनकम है और जो हमारा लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन है ये दोनों आपस में
रफली प्रोपोर्शनल है। रफली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर हमारी नॉमिनल इनकम में चेंजेस आते हैं तो हमारी लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन में भी चेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली अगर हमारी इनकम में चेंजेस आएंगे तो खर्चों में भी आएंगे, है ना। लेकिन जो वो चेंजेस आएंगे हम बोल रहे हैं कि वो रफली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रोपोर्शन में जो है चेंजेस आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा 10% जो है हमारा नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो जाता है। ओके, हमारे नॉमिनल इनकम में इंक्रीज होने से अब ऑब्वियसली हमारी लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन, हमारे खर्चे इंक्रीज हो जाएंगे, हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे। बट कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे उसका प्रपोर्शन क्या होगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा। मतलब कि यहाँ पर हमारा 10% ही लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है अब जब दोनों में सेम प्रपोर्शन से मूवमेंट हो रही है तो हम लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन को छोड़कर हम अपनी नॉमिनल इनकम को मेजर कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है हर इंडिविजुअल की मेजर करना। अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम नॉमिनल इनकम को क्यों ले रहे हैं, हम रियल इनकम को क्यों नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे इसका सिंपल सा लॉजिक है। रियल इनकम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमने बात करी थी रियल इनकम लेकर चलती है कि हमारा इन्फ्लेशन को वो एडजस्ट करके चलती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हमने लेकर चले कि हमारी नॉमिनल इनकम जो है 10% से इंक्रीज हो गई, मतलब मेरी जो इनकम है सिंपली कि वो 10% से इंक्रीज हो गई। बट उसके साथ साथ अगर हम लेकर चले कि हमारा इनकम भी इंक्रीज हुआ और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी जो है वो 8% से इंक्रीज हो गया, पहले जो भी था उससे 8% से इंक्रीज हो गया, तो एक्चुअल में जो मेरी इनकम इंक्रीज हुई है उसको मैं बोलूँगी रियल इनकम। और वो कितनी इंक्रीज हुई है कि देखो भाई मेरी इनकम इंक्रीज हुई 10% से, बट महंगाई भी बढ़ गई 8% से, तो एक्चुअल में मेरी जो इनकम इंक्रीज हुई है वो हुई है 2% से। और ये जो 2% है ये इसके प्रपोर्शन में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। ओके, ये रफली प्रोपोर्शनल बिल्कुल भी नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली इससे सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर रियल इनकम को ना लेकर नॉमिनल इनकम को लेते हैं, जो कि सेम जो है मूव करते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों की लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन को तो नहीं मेजर कर सकते, इसलिए हम नॉमिनल इनकम को जो है लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा नॉमिनल इनकम। दूसरा हमारा जो फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट। ओके, फर्स्ट तो कट गया, एक सेकेंड मैं इस पर भी सर्कल कर देती हूँ। तो पहला था हमारा लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन जिसको हमने रिप्लेस कर दिया हमारी नॉमिनल इनकम के साथ। दूसरा है हमारा इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का सेम ही है, इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है मतलब कि हमारी जो होल्डिंग है वो कम होगी लोगों की। ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो मतलब उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे, तो वो अपने पास कम रखना चाहेंगे, इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहेंगे। दूसरा, अगर इंटरेस्ट रेट कम मिलता है तो वो होल्डिंग जो है अपनी इंक्रीज कर देते हैं। जब भाई थोड़ा सा ही रिटर्न मिल रहा है, इससे अच्छा अपने पास रख लो पैसे, तो वो इन्वेस्ट कम करते हैं और होल्ड अपने पास ज़्यादा रखते हैं। हम देख सकते हैं कि इनमें जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो होल्डिंग कम है, अगेन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो होल्डिंग ज़्यादा है, अगेन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है दैट मीन्स कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, दूसरा कम हो रहा है एक बढ़ रहा है, तो मतलब इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। एक कम होता है तो दूसरा ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा होता है तो दूसरा कम होता है, नेगेटिव रिलेशन है। और इस फॉर्मूले में यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है वो इस रिलेशन को ही शो करता है कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, होल्डिंग के बीच में और इंटरेस्ट रेट के बीच में। और यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट की, तो ऑब्वियसली हमारे फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट का भी नेगेटिव रिलेशन होगा हमारी डिमांड फॉर मनी के साथ, जिसको ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि लोग कितना होल्ड करना चाहते हैं। तो होल्डिंग और इंटरेस्ट रेट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये जो फंक्शन के साथ इसका जो रिलेशन है वो भी नेगेटिव है। इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो लोग चाहेंगे कि वो इन्वेस्ट ज़्यादा करें और होल्ड कम करें। जब वो सारे ही लोग होल्ड कम करेंगे तो यहाँ पर लोगों की होल्डिंग जो है वो कम हो जाएगी। इसका जब हम सम करेंगे, सारे ही इंडिविजुअल की होल्डिंग कम हो गई, उसका जब हम सम करेंगे तो हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो भी कम हो जाएगी। सिमिलरली इसका उल्टा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सारे ही लोग जो है होल्डिंग ज़्यादा करनी प्रेफर करेंगे, होल्डिंग ज़्यादा करेंगे सारे इंडिविजुअल का, जब हम सम करेंगे तो डिमांड फॉर मनी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से अगर दो पॉइंट्स की बात करें जो हम नोटिस कर रहे हैं वो क्या है, सिंपली हम देख सकते हैं पहला पॉइंट कि हमारा जो डिमांड फॉर मनी है जिसको हम एमडी बोलते हैं वो हमारा प्रपोर्शन है नॉमिनल इनकम से। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे वाई में चेंजेस आए हैं, मतलब नॉमिनल इनकम में चेंजेस आए हैं, जिस प्रपोर्शन से चेंजेस आए हैं, मतलब कि अगर इसमें 10% इंक्रीज हुआ है तो हमारी
ओवरऑल डिमांड फॉर मनी में भी 10% से जो है चेंजेस आएंगे। लाइक जैसे 10% से ये इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे ये भी 10% से इंक्रीज होगा। सेम एज कि अगर यहाँ पे ये 10% से कम हो गया तो यहाँ पे भी ये 10% से कम होगा। मतलब सेम प्रपोर्शन में आएंगे चेंजेस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10% से अगर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ 8% से इंक्रीज हो, ऐसा नहीं होगा। सेम प्रपोर्शन में ये दोनों जो है एक साथ चलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो हमारा दूसरा पॉइंट बोलता है कि हमारा जो मनी डिमांड है वो नेगेटिवली डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर। तो नेगेटिवली डिपेंड करता है, दैट मीन्स कि अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हमारा एमडी कम होगा, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हमारा एमडी ज़्यादा होगा। वही सेम बात है जो हमने ऑलरेडी अभी करी थी। उसके बाद अगर हम बात करें डायग्राम की, यहाँ पर अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें कि हम किस तरीके से इसके कर्व को शो करेंगे, तो यहाँ पे लेट सपोज ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, ये एक ग्राफ है। यहाँ पर हमारा जो एमडी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे वाई एक्सिस पर हम इंटरेस्ट रेट को शो करते हैं और हमारे एक्स एक्सिस पर हम मनी को शो करते हैं। तो हमारी डिमांड फॉर मनी और हमारे इंटरेस्ट रेट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए हमारा ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमारा जो एमडी है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक सेकेंड में यहाँ पे पॉइंट्स बना देती हूँ 3। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारा इन दोनों के बीच में जो नेगेटिव रिलेशन है वो किस तरीके से है। सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इन दोनों को इनिशियल पॉइंट्स लें, ओके, और हम ले रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया, I0 से I2 हो गया, तो उस केस में हमारा जो MD है वो M0 से M2 हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगेन नेगेटिव है, एक बढ़ा तो दूसरा कम हो गया। सिमिलरली अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, I0 से I1 हो जाता है, तो हमारा जो MD है, हमारे जो डिमांड फॉर मनी है वो भी M0 से M1 हो जाएगी। अगेन एक कम हुआ तो दूसरा इंक्रीज हो गया। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। ओके, और यहाँ पर हमारी मूवमेंट हो रही है। जब भी हमारी आई में चेंजेस आ रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है, हमारी मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, उसके बाद अगर हमारा यहाँ पे अगर हम मूव कर रहे हैं तो हम अपवर्ड मूव कर गए, यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं तो हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। हमारा कोई शिफ्ट नहीं हुआ, बट हमारी सेम ही डिमांड फॉर मनी में मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। उसके बाद अगर हम बात करें एक और बार कि अगर शिफ्ट कैसे होगा, तो शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट होता है जब हमारे नॉमिनल इनकम में चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर एक और कर्व ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर ये हमने ग्राफ बना दिया, अगेन ये हमारा डाउनवर्ड है ना। यहाँ पे हमने इसको इंटरेस्ट रेट ले लिया। ओके, तो यहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। पहले ग्राफ में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ रहे हैं और हमारी जो है सेम कर्व में मूवमेंट हो रही है। अब हम लेकर चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, बट हमारी जो नॉमिनल इनकम है, ये जो हमारी नॉमिनल इनकम है ये मान लो इंक्रीज हो गई। जब हमारी नॉमिनल इनकम इंक्रीज होती है तो हमें पता है कि हमारा जो एमडी है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। तो यहाँ पर अब हम अपने एमडी को भी इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो न्यू कर्व होगा अब वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जब हमारी नॉमिनल इनकम इंक्रीज हुई तो हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर बाहर की तरफ शिफ्ट होने से हमें सेम इंटरेस्ट रेट पर अब हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो भी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हमारा शिफ्ट हो गया, उससे पहले में हमारी मूवमेंट हो गई थी। तो इस तरीके से हम इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, हमारी डिमांड फॉर मनी के कर्व को। ये हमारा डिमांड फॉर मनी का कर्व है। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम बात करते हैं आई और एमडी की, तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है और इसका रीज़न भी हमें काफ़ी अच्छे से पता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऊपर वाई और एमडी की, तो हमें पता है कि इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि अगर हमारा वाई इंक्रीज होता है तो हमारा एमडी भी इंक्रीज होता है, और y कम होता है तो हमारा MD भी जो है वो भी कम हो जाता है। दूसरी इसमें खास बात यह है कि ये सेम प्रपोर्शन में होता है। मतलब कि अगर हमारा y 10% से इंक्रीज हुआ तो MD भी 10% से इंक्रीज होगा। सेम एज कि अगर हमारा y 10% से कम होता है तो हमारा जो MD है वो भी 10% से कम होता है। तो इसके रीज़न को एक बार अच्छे से समझते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नॉमिनल इनकम की। तो हमारी जो नॉमिनल इनकम है, लेट सपोज वो इंक्रीज हो गई, पहले से इंक्रीज हो गई। एक इंडिविजुअल की जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई।
जब एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज होती है तो वो अपने खर्चों को भी इंक्रीज कर देता है। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो तुम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी पहले से और इम्प्रूव करते हो। तो जब तुम्हारे पास ज़्यादा इनकम आई, नॉमिनल इनकम इंक्रीज हुई, तो लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन भी जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोग जो हैं अब ज़्यादा पहले से खर्चे करने लगते हैं। ओके, तो लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो गई, और लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन अगर इंक्रीज होती है दैट मीन्स कि अब लोग पहले से ज़्यादा होल्ड भी कर रहे हैं, तभी तो ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं। होल्डिंग जब इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो एमडी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एमडी यही शो करता है, हमारे जो लोगों की होल्डिंग होती है वो एमडी होता है। एमडी शो करता है कि लोग कितना होल्ड करना चाहते हैं मनी को। तो सिंपली ये जो थ्योरी है वो क्या शो कर रही है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो भाई अब मैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रूव करना चाहूँगी, तो मैं ज़्यादा खर्चे करूँगी, ज़्यादा खर्चे करूँगी तो मेरी लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीज होती है मतलब कि अब मैं ज़्यादा होल्डिंग कर रही हूँ, मैं खर्चे ज़्यादा कर रही हूँ तो होल्ड भी ज़्यादा करूँगी, अपने पास पैसे भी ज़्यादा रखूँगी उसके लिए। और अगर मैं होल्डिंग ज़्यादा कर रही हूँ, सारे इंडिविजुअल अगर होल्डिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अगर नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर हमारा जो एमडी है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब सेम प्रपोर्शन में क्यों होता है, तो अगेन वही सेम रीज़न है जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि नॉमिनल इनकम और हमारे लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो रफली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रपोर्शन में जो है मूव करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम कर रहे हैं। तो जब इनमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर चेंज आ रहा है, जब इनमें अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर चेंज आ रहा है तो यहाँ पर इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही जो है चेंजेस आएंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि सेम प्रपोर्शन में ये भी मूव करते हैं। नाउ अब ये तो हो गई हमारी डिमांड फॉर मनी। अब हम बात करते हैं आगे सप्लाई फॉर मनी, फिर हम अपने इक्विलिब्रियम को देखते हैं। फोर पॉइंट टू डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर अगर हमें इंटरेस्ट रेट को फाइंड करना है तो सिंपली जैसे मैंने बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, जैसे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज वाली मार्केट में क्या होता है कि जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, जहाँ पे गुड्स की सप्लाई गुड की डिमांड की इक्वल होती है, वहाँ पे हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। सेम यहाँ पर ऐसे ही कि अगर हम बात करें मनी डिमांड और मनी सप्लाई की, तो जहाँ पर हमारी मनी डिमांड और मनी सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल होगी वहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट को निकालने की, तो यहाँ पर हम दो डिफरेंट केसेस लेकर चलेंगे। पहला जो केसेस है, यहाँ पे जो पहला केस है उसमें हम लेकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो मनी है वो सिर्फ करेंसी है, लोग सिर्फ करेंसी को होल्ड कर रहे हैं, अपने घर में होल्ड कर रहे हैं, कोई बैंक का रोल नहीं है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी है वो करेंसी भी है और वो चेकेबल डिपॉजिट भी है, जिसमें हम लेकर चलेंगे कि हमारे जो इंडिविजुअल हैं जो वो मनी होल्ड करते हैं तो कुछ वो अपने पास करते हैं घर पर और कुछ वो बैंक अकाउंट में करते हैं अपने, और दोनों ही मनी से जो वो होल्ड करते हैं उनसे ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम मनी को लेकर चलेंगे कि वो हमारी करेंसी भी है प्लस हमारी वो चेकेबल डिपॉजिट भी है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने केस वन से। तो केस वन में हम लेकर चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है सिर्फ लोग अपने घर में ही होल्ड कर कर बैठे हैं मनी को, जिसको हम बोल रहे हैं करेंसी, और कोई भी बैंक का रोल नहीं है, इसलिए चेकेबल डिपॉजिट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर केस वन में हमने ऑलरेडी अपनी डिमांड फॉर मनी को देख लिया था पीछे। अब हम पहले बात करते हैं अपनी सप्लाई ऑफ मनी की। तो सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली क्या होती है कि जो सेंट्रल बैंक नोट प्रिंट करके देता है इकोनॉमी के अंदर, उसको हम एम से डिनोट करते हैं और वो ही होता है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पर हमने ये ग्राफ बना दिया, इसमें हमारी जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ये, इसको हम बोलते हैं हमारी सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पे हमारे वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट लेते हैं हम, एक्स एक्सिस पे हम एम लेते हैं मनी, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर मैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लेती हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट इंटरेस्ट रेट लेती हूँ तो उससे मेरी मनी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, मेरी मनी सप्लाई एग्जैक्टली सेम है। हर इंटरेस्ट रेट पर जो मेरी मनी सप्लाई है वो स्ट्रेट लाइन ही है, उसको कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी मनी सप्लाई है वो डिपेंड ही नहीं करती है हमारे इंटरेस्ट रेट पर, कि हमारा कोई भी इंटरेस्ट रेट हो हमारी मनी सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो हम बोल रहे हैं कि हमारी मनी सप्लाई डिपेंड ही नहीं करती है इंटरेस्ट रेट पर।
अब अगर हम इसके एक्चुअल रीज़न की बात करें कि ऐसा क्यों है कि हमारी भाई मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट क्यों नहीं होती है, तो यहाँ पर इसे हम समझते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारा जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो उस केस में क्या करते हैं लोग जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी होल्डिंग को कम कर देते हैं और वो इन्वेस्ट ज़्यादा करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल है इकोनॉमी के अंदर, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो इसने अपनी होल्डिंग कम कर दी और इन्वेस्ट कर दी अपनी मनी। यहाँ पर लेट सपोज ये एक इंडिविजुअल है, यहाँ से इसने बॉन्ड्स खरीद लिए, ओके। तो यहाँ पर इसके पैसे जो हैं वो इसके पास चले गए, है ना। यहाँ पर इसके पैसे यहाँ पर अब इसके पास चले गए क्योंकि इसने इससे बॉन्ड्स खरीद लिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मनी सप्लाई की, तो मनी सप्लाई बेसिकली क्या था कि जो सेंट्रल बैंक मनी को प्रिंट कर देता है इकोनॉमी के अंदर, ओके। तो सेंट्रल बैंक जो इकोनॉमी के अंदर मनी को प्रिंट करके दे रहा है वो एक तरीके से कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, इवन मनी की ही, कि मनी एक्सचेंज हो रहा है, इधर से उधर मनी गया, ये एक ही इकोनॉमी का पार्ट है। एक ही इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ हो रही है, मनी एक से दूसरे के पास जो है जा रही है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर हमारी मनी तो चेंज नहीं हुई। ये हमारी पूरी एक इकोनॉमी है और इस पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मनी है उसको हम बोल रहे हैं मनी सप्लाई एम। अब एक इंडिविजुअल से दूसरे के पास जाए या दूसरे से तीसरे के पास जाए, लेकिन पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी तो सेम ही है ना, मनी में तो कोई चेंजेस नहीं आए। इसलिए हम लेकर चलते हैं कि इंटरेस्ट रेट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में मनी को इधर उधर करते हैं, पर पूरी इकोनॉमी के अंदर जो है पैसे वो तो सेम रहते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली क्या करता है, वो नोट प्रिंट करके इकोनॉमी के अंदर डाल देता है, जिसको हम बोलते हैं एम, मनी सप्लाई, है ना। तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर जो है वो सेम रहेगी जब तक सेंट्रल बैंक ना चाहे उसे कम या ज़्यादा करना, है ना। तो यहाँ पर जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो ये एक इंडिविजुअल है, इसने अपने पैसे इसे दे दिए और इससे जो है बॉन्ड्स खरीद लिए। अब क्या हुआ कि इसके पैसे यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल था, ये जो फर्स्ट इंडिविजुअल था, इसने अपने पैसे सेकंड इंडिविजुअल को दे दिए, है ना। लेकिन पूरी इकोनॉमी के अंदर जो पैसे थे वो तो सेम रहे ना, एक इंडिविजुअल से दूसरे के पास चले गए, लेट सपोज इससे भी कहीं और चले जाएं, तो पूरी इकोनॉमी के अंदर तो पैसे सेम रहेंगे एक तरीके से देखा जाए। तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है या ज़्यादा होता है, इट डजेंट मैटर, इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो तो सेम रहेगी। इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होने से पैसे इधर उधर तो होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई जो है वो सेम रहती है, टोटल मनी की जो सप्लाई है वो सेम रहती है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन की, हमारी फर्स्ट केस में अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की, क्योंकि अब हमें मनी सप्लाई एंड डिमांड दोनों पता है, तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, हमारी मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू हमारी मनी की डिमांड। तो हमारी मनी सप्लाई हमारी एम है, मनी की डिमांड हमने ऑलरेडी पीछे निकाली थी, हमारा डॉलर वाई मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो ये हमारी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, यहाँ पर अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो हमें क्या पता है कि हमारा जो मनी डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो मैंने उसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दिया। हमारा जो मनी सप्लाई है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो मैंने उसे यहाँ पे बता दिया। यहाँ पर जो इनका इंटरसेक्शन है ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है जो कि चार्ज किया जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हो गया इसका ग्राफ। अब अगर हम इसके चेंजेस की बात करें, इसमें चेंजेस किस तरीके से आते हैं तो उसे हम आगे देखते हैं। ओके तो केस 1 हम लेते हैं कि लेट सपोज अगर हमारी नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स कि अगर हमारा वाई इंक्रीज हो जाता है तो हमारी ओवरऑल इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली हमारे इंटरेस्ट रेट में क्या चेंजेस आएंगे इसके होने से। तो यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो ये अगर हमारी नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो जाती है विच इज़ अ पार्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी, तो हमारी डिमांड फॉर मनी की जो इक्वेशन है अगर हमें याद होगी तो वो हमारी कुछ इस तरीके से थी। अगर हमारा y इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पर अगर हमारा y इंक्रीज हो जाता है तो हमारा md जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इससे पता है कि अगर हमारा md इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो md का कर्व है
वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। तो पहले हम इनिशियल सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन थी जो मैंने पीछे ड्रॉ करी इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर हमारी मनी सप्लाई और मनी डिमांड आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। वो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज किया जा रहा है। अब अगर क्या हुआ, अगर हमारी नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स कि हमारा जो एमडी है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो एमडी है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो हम उसे राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, हम उसे राइटवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है एमएस से, क्योंकि एमडी इज इक्वल टू एमएस ही हम देखते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन, तो वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है और इस पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये हमारा न्यू इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हुआ क्या बेसिकली, कि जब हमारा एमडी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पर जब हमारा एमडी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो उसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पर एट द एंड इसका कंक्लूजन क्या है कि जब हमारा नॉमिनल इनकम इंक्रीज होता है तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है। फिर अगर हम बात करें अपने केस बी की, तो केस बी में हम लेते हैं कि अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, मतलब कि अगर सेंट्रल बैंक और नोट प्रिंट कर कर इकोनॉमी के अंदर डालता है तो उस केस में क्या होता है उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने केस बी लिया कि जब हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तब क्या होगा। तो अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये वर्टिकल लाइन है ये अगेन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, इंक्रीज हुई है तो ये भी हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो अगेन पहले हम इसकी बिफोर सिचुएशन बना लेते हैं एक बार। तो ये हमारी बिफोर सिचुएशन है और यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पर है, जहाँ पर हमारी मनी डिमांड और मनी सप्लाई एग्जैक्टली इक्वल है, सेम एज बिफोर। अब यहाँ पर अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, सेंट्रल बैंक हमारा और नोट प्रिंट करके इकोनॉमी के अंदर डाल देता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी जो मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है तो हमारा मनी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं उसे राइटवर्ड शिफ्ट कर देती हूँ यहाँ पे। तो जब ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पे जब ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो हम देख रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कहाँ पर हुआ, क्योंकि हमारा अब ये यहाँ पर न्यू एमएस है, न्यू सप्लाई फॉर मनी है। तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई फॉर मनी और डिमांड फॉर मनी कहाँ पर इक्वल है, तो वो हमारी इस पॉइंट पर इक्वल है। जिस पॉइंट पर वो इक्वल होते हैं वही हम अपना इंटरेस्ट रेट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो ये हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को अगर हम कंपेयर करें पहली सिचुएशन से, इनिशियल सिचुएशन से, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारी मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल कर जाएगा और ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमारी जो मनी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से हमारे इंटरेस्ट रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि वो फॉल कर जाता है। नाउ हम बात करते हैं मनी सप्लाई की और डिटेल में कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो एक्चुअल में चेंजेस किस तरीके से लेकर आ सकते हैं इकोनॉमी के अंदर, किस तरीके से वो सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, मनी की किस तरीके से कम कर सकते हैं और उनके इस चेंजेस से इकोनॉमी के अंदर किस तरीके के चेंजेस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम आगे देखते हैं। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी एंड द ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम चीज़ को शो करती है जब हमारी मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं या फिर जब हमारा सेंट्रल बैंक मनी को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो हमने ये ऑलरेडी जो टॉपिक है कि किस तरीके से हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो चेंजेस लाते हैं हमारी मनी सप्लाई में, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट हम इसे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एंड इसके आगे जो न्यू चीज़ें हैं उसको एक बार देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिविजन से कि हमारी जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो किस तरीके से होता है। तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो एक्चुअल में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं मनी सप्लाई के अंदर, मतलब किस तरीके से हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कम ज़्यादा करते हैं और उसकी वजह से एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चेंजेस इन द मनी सप्लाई, तो वो कब आते हैं, जब हमारी क्या कहते हैं सेंट्रल बैंक है वो अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को या तो ओपन मार्केट में बेच देते हैं या फिर ओपन मार्केट से परचेज कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अब हम दोनों सिचुएशन को एक एक करके देखेंगे कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से खरीदते और बेचते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ओपन मार्केट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब वो बेचते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे उसकी ओपन मार्केट सेल की। ओपन मार्केट सेल्स के अंदर क्या होता है कि हमारी जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओपन मार्केट सेल से हमारी जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। अब ये कम क्यों होती है, इसका जो पूरा किस तरीके से हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो बेचे जाते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सेंट्रल बैंक ले लिए, तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, उनको देखना है कि उनको मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर से कम करनी है। तो वो क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कम करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लोगों से पैसे लेने पड़ेंगे, इकोनॉमी के अंदर से पैसे निकालने पड़ेंगे। पैसे निकालने के लिए वो क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। यहाँ पर वो सेल कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, तो वो सेल कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। हमारे जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, किसको, पब्लिक को। और पब्लिक में हम बेसिकली बात करते हैं बैंक की। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बैंक्स हैं वो ही इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जो है खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो सेल कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स को पब्लिक को, बेसिकली बैंक्स को, और हमारे जो बैंक्स है वो उन्हें परचेज कर लेते हैं। लेकिन जब वो उन्हें परचेज करते हैं तो परचेज कैसे करेंगे, उन्हें मनी जो है पे करनी पड़ेगी। जब वो उन्हें मनी पे करते हैं तो एक तरीके से मनी जो है इकोनॉमी के अंदर से निकलकर सेंट्रल बैंक के पास आ गई। तो यहाँ पर इस तरीके से जब हमारी सेंट्रल बैंक के पास मनी चली गई, और क्या करा सेंट्रल बैंक ने इसके लिए, उन्होंने अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बेचा। तो यहाँ पर एक तरीके से इनकी मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर से बाहर निकल गई, कम हो गई, और इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कम करते हैं। सेम इसका उल्टा अगर हम केस लें तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओपन मार्केट परचेज की। ओपन मार्केट परचेज में बेसिकली क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट कि इसमें हमारी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज की जाती है। किस तरीके से इंक्रीज करते हैं सेंट्रल बैंक, इसका जस्ट अपोजिट केस होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जो सेंट्रल बैंक है उनको इकोनॉमी के अंदर जो है पैसे डालने हैं। पैसे कैसे डालेंगे, जब वो कुछ चीज़ उनसे खरीद लेंगे और बदले में उन्हें पैसे दे देंगे। तो यहाँ पर अगेन इसका अपोजिट कि इस केस में क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक ने जो अपने बॉन्ड्स बेचे हैं उनको बोलते हैं कि भाई मेरे को वापस दो, उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या होता है, पब्लिक, स्पेशली हम यहाँ पे पब्लिक की बात करते हैं, मतलब कि जो बैंक्स हैं, बैंक स्पेशली क्या करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करते हैं। तो सेंट्रल बैंक वापस से अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ले लेता है, परचेज कर लेता है, और यहाँ पर उसके बदले में यहाँ पे कर देता है बैंक्स को मनी। तो बैंक्स के पास पैसे आ जाते हैं, अगेन लोगों के पास पैसे स्प्रेड हो जाते हैं, और एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कम ज़्यादा करता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। कैसे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद कर और बेच कर। नाउ अब अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी जो है पढ़ी हुई थी, ये एक रिवीजन टॉपिक था। अब अगर हम बात करें इसके आगे जो हम न्यू पढ़ने वाले हैं वो है हमारे सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट। तो हमें पता है ऑलरेडी कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसकी दो साइड होती है, एक होती है हमारी एसेट साइड और एक होती है हमारी लायबिलिटी साइड। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक होती है हमारी एसेट साइड्स, जो भी चीज़ हम ओन करके रखते हैं उसको हम अपनी एसेट साइड शो करते हैं, और लायबिलिटी साइड हम वो चीज़ शो करते हैं जो हमें एक्चुअल में पे करनी है, जो हमने ले रखी है बट हमें पे करनी है किसी को। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की एसेट एंड लायबिलिटी साइड, तो सेंट्रल बैंक की एसेट साइड क्या चीज़ आती है, एसेट साइड बॉन्ड्स आते हैं, जो बॉन्ड्स वो परचेज करते हैं। ओके, और यहाँ पर लायबिलिटी साइड क्या आती है, लायबिलिटी साइड मनी आती है, जिसको हम बोलते हैं करेंसी, क्योंकि यहाँ पर मनी क्या है, सिर्फ करेंसी है जो लोगों के पास है। ओके, तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है वो करेंसी है जो लोगों के पास है, और उसके एसेट्स क्या है, जो बॉन्ड्स वो परचेज करके रखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़े से लॉजिक की बात करें तो एसेट जो है वो बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स समझ आता है कि भाई बॉन्ड्स हमने ओन करे हुए हैं, परचेज किए हुए हैं, इसलिए वो हमारे एसेट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें लायबिलिटी की, लायबिलिटी बेसिकली क्या होती है कि देखो मैंने अगर तुम्हें 10 रुपये दिए हैं तो तुम्हें अब वो 10 रुपये मुझे वापस लौटाने हैं। ओके, तो तुम्हारे वो जो 10 रुपये मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हारी लायबिलिटी है, क्योंकि तुम्हें वो मुझे पे बैक करनी है। लेकिन यहाँ पर करेंसी जो ऑलरेडी लोगों के पास है वो एक तरीके से
सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी कैसे हुई, सेंट्रल बैंक ने तो वो अपने पास रखी ही नहीं है, लोगों के पास है करेंसी उनके घर पर, क्योंकि यहाँ पर हम करेंसी की क्या बात कर रहे हैं, लोग जो होल्डिंग करते हैं मनी की। ओके, तो यहाँ पर लायबिलिटी वो सेंट्रल बैंक की कैसे हुई, लोगों की करेंसी लायबिलिटी सेंट्रल बैंक की कैसे हुई, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक हमारी करेंसी है 2000 की, और ये प्रिंट किसने करी है, सेंट्रल बैंक ने। हम देख सकते हैं जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का वो कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो आरबीआई है, जो भी करेंसी इकोनॉमी के अंदर होती है उस पर लिखा होता है साफ कि जो आरबीआई है वो प्रॉमिस करता है हमें कि वो पे करेगा हमें, लाइक जो भी हमने होल्ड किया हुआ है, लाइक जैसे इसमें 2000 का रोड नोट है ये, तो इस पर लिखा हुआ है कि वो हमें प्रॉमिस कर रहा है कि वो हमें 2000 रुपीज़ जो है पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हर नोट पर जो है आरबीआई के थ्रू या फिर सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है एक प्रॉमिस होता है कि वो हमें इतना अमाउंट जो है पे करेंगे, इसलिए वो उनकी जो है लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी बैलेंस शीट ऑफ द सेंट्रल बैंक। अब इसमें हम बात करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसको मैं एक बार आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अगर हम बात करें एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया, तो उसमें हम बात करते हैं कि जब हमारे सेंट्रल बैंक बाय करते हैं बॉन्ड्स और जिसकी वजह से हमारी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसका इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट सेंट्रल बैंक की पर क्या पड़ता है, तो हम उसको एक बार रफली ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी एसेट और लायबिलिटी साइड थी, अब यहाँ पर हमारी एसेट साइड थे बॉन्ड्स और हमारी लायबिलिटी साइड थी करेंसी। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन से हमारी बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट होगा, अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम बॉन्ड्स को परचेज करते हैं। ओके, जितने में हमने वो बॉन्ड्स परचेज करें, जो भी उसका अमाउंट है, उस अमाउंट से हमारा जो एसेट साइड है बॉन्ड वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, पहला इफेक्ट ये है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने बॉन्ड्स परचेज करे तो बदले में हमने बैंक्स वालों को पैसे भी दिए, उसके पैसे दिए तो इकोनॉमी के अंदर जो है पैसे गए, जिसकी वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स कि लोगों के पास भी तो पैसे गए ना, है ना। जब इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास पैसे गए मतलब कि उनकी करेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अब ज़्यादा करेंसी होगी, पहले से ज़्यादा करेंसी होगी, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, तो इसलिए हमारी जो करेंसी भी है वो सेम अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। सेम इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन में। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है अब वो बाय नहीं करते बट वो सेल करते हैं इसमें बॉन्ड्स, और उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाती है। तो इसका इम्पैक्ट भी देख लेते हैं, इसको मैं रेड से मार्क कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं बॉन्ड्स को, तो जिस भी अमाउंट से हमने अपने बॉन्ड्स को बेचा है उस अमाउंट से हमारे जो एसेट है वो कम हो जाएंगे, और हमने जब बॉन्ड्स को बेचा तो बदले में क्या हुआ, हमने क्या करा, उनसे पैसे रिसीव करे, सेंट्रल बैंक ने पैसे रिसीव करे। सेंट्रल बैंक ने जब बाकी बैंक से पैसे रिसीव करे तो इकोनॉमी से क्या हुआ, पैसे निकल गए। पैसे निकल गए तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी से वो कम हो गई, लोगों के पास अब इकोनॉमी के अंदर कम पैसे हैं। तो जब लोगों के पास कम पैसे हैं तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो करेंसी है वो भी कम हो जाएगी, और दोनों ये हमारे सेम अमाउंट से कम हो गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ हमारी बैलेंस शीट में किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है। इसको हम आगे एक और बार डिस्कस करेंगे, तो इसका मैं स्पेस यहाँ पर छोड़ देती हूँ। अभी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट। रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइजेज एंड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, तो हमने अभी तक क्या देखा कि हम बॉन्ड्स को परचेज करते हैं, बदले में वो हमें इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट हमें रिसीव होता है बॉन्ड्स को परचेज कर कर उसकी बात हो रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन है बॉन्ड के प्राइस से, मतलब कि उस बॉन्ड को जितने में हम खरीद रहे हैं उससे इंटरेस्ट रेट का क्या लेना देना है, क्या वो हमारे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करता है या उस पर हमारा इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है जो शो करती है बॉन्ड प्राइस और हमारी इंटरेस्ट रेट का रिलेशन। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड प्राइजेस की, तो हम बात कर रहे हैं कि उसका आज प्राइस क्या है, जिसको हम डिनोट करते हैं पी बी से।
PB मतलब प्राइस ऑफ बॉन्ड टुडे, आज उसका जो प्राइस है वो। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से मेजर किया जाता है कि जो हमने बॉन्ड आज खरीदा है हम देखेंगे कि 1 साल बाद हमें उससे क्या मिल रहा है, क्या रिसीव हो रहा है। ओके, वो अमाउंट जिसको हम बोलते हैं फाइनल पेमेंट। ओके, उसमें से हम माइनस करते हैं हमने जो उस बॉन्ड के लिए आज पे करा है, जो कि उसकी करंट वैल्यू होती है, आज की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ बॉन्ड टुडे, और उससे हम डिवाइड कर देते हैं अगेन PB से, जो कि हमारी बॉन्ड की आज की वैल्यू है जिसमें हमने उससे परचेज करा है। तो बेसिकली हमारा जो इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है वो क्या शो कर रहा है कि देखो मैंने जो बॉन्ड परचेज करा है उस पर मुझे 1 साल बाद क्या रिसीव हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं फाइनल पेमेंट। यहाँ पर 1 सेकेंड में इसे इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला क्या शो करता है कि जो बॉन्ड मैंने आज परचेज करा है उस पर 1 साल बाद जो मुझे रिसीव होगा वो होगा मेरी फाइनल पेमेंट। ओके, उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ जो मैंने उसके लिए आज पे करा है और डिवाइड भी कर देती हूँ उसी सेम अमाउंट से। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो आ जाता है। इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं प्राइस ऑफ बॉन्ड जो हम आज पे कर रहे हैं वो है 99। मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ। PB जो है हमारा वो है 99, और जो मुझे 1 साल बाद इस बॉन्ड पर प्राइस रिसीव होगा, जो मेरी फाइनल पेमेंट है, यहाँ पर जो मेरी फाइनल पेमेंट है उसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 100। अब अगर मैं इस पे इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करूँ तो उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। अगर मैं इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो आ जाएगा परसेंटेज में। यहाँ पर मतलब मुझे 1% का जो है इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस प्राइस ऑफ बॉन्ड पर। अगर मैं आज 99 में ये बॉन्ड खरीदती हूँ तो 1 साल बाद मुझे 1% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं लेट सपोज इसका प्राइस चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर फाइनल पेमेंट सेम है बट अगर मैं इसका प्राइस चेंज कर देती हूँ, लेट सपोज मैं इसका प्राइस कम कर देती हूँ, यहाँ पर 99 से इसको 90 कर देती हूँ, तो मेरे इंटरेस्ट रेट में क्या चेंज आएगा उसको एक बार नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो गया, वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर अगर हम इस रिलेशन की बात करें अब कि हमारे इंटरेस्ट रेट और हमारे प्राइस ऑफ बॉन्ड में किस तरीके का रिलेशन है, तो हम देख सकते हैं नेगेटिव रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैंने अपने प्राइस ऑफ बॉन्ड को कम करा तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। तो हम देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स कि इसके बीच में अपोजिट रिलेशन है, मतलब कि इसके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। और अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और लाइक इधर उधर करें, यहाँ पर हम इस सबको PB के टर्म में लिख दें, तो अगर हम इसे इधर उधर करते हैं तो एट द एंड हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है, यहाँ पर मेरा जो I है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ओके, तो इससे भी हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि अगर मेरा I इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मेरा जो PB की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। I इंक्रीज होगा मतलब मेरा डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा पहले से, और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी ही हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो हम इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है नेगेटिव रिलेशन है। नाउ अब इसका क्या रोल है हमारी, जो मैंने पीछे स्पेस छोड़ा है उसमें, तो उसे वहां पर समझते हैं। ओके, तो ऑलरेडी अभी हमने नेगेटिव रिलेशन देखा इंटरेस्ट रेट एंड हमारे बॉन्ड प्राइस के बीच में। अब हम उसी सेम चीज़ को यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से वो चीज़ इनसे लिंक्ड है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो है वो बॉन्ड्स को परचेज करते हैं, जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होती है तो क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर पैसे आ जाते हैं लोगों के पास ज़्यादा, है ना। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं हर चीज़ की। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो वो बॉन्ड्स की भी डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं। जब वो बॉन्ड्स की भी डिमांड को इंक्रीज कर देंगे तो सबको बॉन्ड्स तो नहीं मिलने वाले, तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड्स का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बॉन्ड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो हमने ऑलरेडी देखा है कि पीछे कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है बॉन्ड का तो इसका नेगेटिव रिलेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ, तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। सेम इसका उल्टा हमारे आता है कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन में।
कॉन्ट्रैक्शनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड्स को सेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाती है। मनी सप्लाई कम हो जाती है मतलब कि अब लोगों के पास कम पैसे हैं, लोगों के पास कम पैसे हैं तो वो अपनी डिमांड भी कम कर देंगे सब चीज़ों की, तो वो परचेज भी नहीं करना चाहेंगे बॉन्ड। तो अब हमारी डिमांड फॉर बॉन्ड्स जो है वो फॉल कर जाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, अब कोई डिमांड कर ही नहीं रहा है बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स जो बेच रहे हैं वो सोचेंगे कि भाई मैं प्राइस कम कर देता हूँ, शायद कोई ले ले। तो जब हमारी डिमांड कम हो जाएगी बॉन्ड्स की तो हमारे प्राइजेस भी कम हो जाएंगे। प्राइस कम हो गए तो इसका इन्वर्स रिलेशन है अगेन इंटरेस्ट रेट के साथ, तो उस केस में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये पूरा रिलेशन हमने देखा है ऑलरेडी ग्राफ में, बट हमने तब नोटिस नहीं करा। जब हमने ग्राफिकली देखा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज करा था, राइटवर्ड शिफ्ट करा था ग्राफिकली, तो सप्लाई के इंक्रीज करने से, मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से हमने ग्राफिकली भी देखा था कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाता है, वो कम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम उसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर कर कम करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज भी होगा। तो ये उसका एक्चुअल में रीज़न है कि किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, क्यों हमारा इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई के कम ज़्यादा होने से चेंज होता है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूजिंग मनी और चूजिंग द इंटरेस्ट रेट। तो उसमें बेसिकली बताया हुआ है कि देखो जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या देखा कि देखो जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करता है और उसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि वो कितनी सप्लाई कर रहा है, कितनी मनी कर रहा है। तो हम अभी तक क्या देख रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को चूज कर रहा है और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आ रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक ये नहीं चूज करता कि मैं कितनी मनी सप्लाई करूं और फिर हमारे इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आए। सेंट्रल बैंक पहले देखता है कि उनको इंटरेस्ट रेट रखना क्या है, वो देखते हैं कि पहले मुझे क्या इंटरेस्ट रेट रखना है और जो भी इंटरेस्ट रेट रखना है उसके अकॉर्डिंग वो मनी सप्लाई में चेंजेस करते हैं ताकि वो इंटरेस्ट रेट को अचीव कर पाए। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट है पहले उसको चूज किया जाता है, वो देखते हैं कि अच्छा मुझे ये इंटरेस्ट रेट रखना है। लाइक जैसे कि अगर सेंट्रल बैंक सोचे कि अच्छा मुझे इतना जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना है, तो वो पहले ऐसे देखेंगे कि मुझे कितना इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज करना है और वो देखेंगे इसको इंक्रीज करने के लिए मुझे कितनी मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, वो देखते हैं। फिर मनी सप्लाई को कम करते हैं ताकि जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट उनको अचीव करना है वो उन्हें मिल जाए। तो एक्चुअल में ये नहीं होता कि वो मनी सप्लाई को चूज करके इंटरेस्ट रेट उनका निकलता है, वो पहले देखते हैं कि उनको क्या इंटरेस्ट रेट अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग वो मनी सप्लाई को एडजस्ट करते हैं और उस इंटरेस्ट रेट को अचीव करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकली भी बात करें इन रियल लाइफ, तो इन रियल लाइफ कभी भी हमारे टेलीविजन पर ये नहीं आता कि हमारे सेंट्रल बैंक ने या आरबीआई ने इतनी मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज कर दिया, ऐसे कभी नहीं बोलते। वो बताते हैं कि देखो इतना इंटरेस्ट रेट जो है सेंट्रल बैंक ने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि उनको भी एक्चुअल में पता होता है कि पहले वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को देखते हैं कि भाई मुझे इतना इंक्रीज करना है या इतना कम करना है या फिर इतना इंटरेस्ट रेट करना है। उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि मुझे मनी सप्लाई में कितनी एडजस्टमेंट करनी होगी, फिर वो मनी सप्लाई में चेंजेस करते हैं उतनी ताकि उनका एक्चुअल में जो उन्हें अचीव करना है इंटरेस्ट रेट वो आ जाए। तो इस तरीके से इनकी जो है वर्किंग होती है। नाउ अब यहाँ पर हमारा जो 4.2 है वो कम्प्लीटली ओवर होता है। 4.3 सेशन में हम बात करेंगे कि अब हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी जो है वो करेंसी भी है और चेकेबल डिपॉजिट भी है। बेसिकली हम उसमें बात करेंगे कि इस बार हमारे अब बैंक भी इन्वॉल्व है, हमारे जो लोग हैं वो बैंक के अंदर भी अपनी मनी को होल्ड कर सकते हैं। तो उसकी सारी वर्किंग को, उसकी सारी इक्विलिब्रियम चीज़ों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।